हाय एवरीवन। तो काफ़ी टाइम के बाद देख रहे हैं, मतलब फेस टू फेस वीडियो। जनरली मैं ट्रेनिंग के ब्लॉग्स डाल रहा था, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही थी, लेकिन मेरा वॉइस ओवर नहीं आ रहा था। तो काफ़ी टाइम के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, और वो भी इसलिए बना रहा हूँ, जनरली मैं ऐसे वीडियोस बनाना स्टॉप कर रहा था धीरे धीरे। उसका रीज़न भी है, मैं बाद में आपको बताऊंगा थोड़ी देर के। लेकिन अभी ये वीडियो मैंने क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जैसे यूआईसी का नोटिफिकेशन आया है, और मैं एक यूआईसी UIIC AO सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ। काफ़ी ज़्यादा टेलीग्राम में मैसेज आए थे, 100+ मैसेजेस, इंस्टाग्राम पूरा भर गया था। यूट्यूब पे कमेंट्स स्क्रॉल हुए जा रहे हैं कि भैया कुछ बताइए, कैसे स्ट्रैटेजी क्या होना है, कैसे सब्जेक्ट्स करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत डिफरेंट टाइप्स के डाउट इतने ज़्यादा आ रहे थे। फिर मैंने सोचा एक वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक एक बंदे को मैं कब तक रिप्लाई दूंगा। मैं इंस्टा पे दे रहा था, लेकिन फिर भी बोल रहा था कि अगर डिटेल में कितना समझाऊंगा मैसेज में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। जैसे मेरा एग्जाम 13 फरवरी को था, ठीक है। यूआईसी एओ का इंटरव्यू की एग्जैक्ट 18 मई को मेरा इंटरव्यू था, और मेरी ज्वाइनिंग जो हुई थी वो 24 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। अब मेरा जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था अभी लास्ट मंथ हुआ है, सितंबर में। 1 महीने का ट्रेनिंग था हमारा, चेन्नई में हुआ था। और जो लोग बार बार पूछते हैं बेटिंग वाले कि भैया हमारा ट्रेनिंग कहाँ होगा, तो वो एम्बाग होटल चेन्नई में ही होगा, ठीक है। अब सेकंड बैच का, क्योंकि दो बैच में 250 वैकेंसीज थी, तो फर्स्ट हाफ में कुछ बच्चों को रखा, सेकंड हाफ में कुछ बच्चों को। हमारे बैच में 130 स्टूडेंट्स थे, सेकंड में 120 रहने वाले, जो आई थिंक नवंबर फर्स्ट वीक या 10 नवंबर कुछ स्टार्ट होने वाली। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता। सबसे पहले मैं अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा कि जो मेरा 13 फरवरी को एग्जाम था उसमें मैंने कितना स्कोर किया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज क्या स्कोर रहे हैं। हालांकि पैटर्न चेंज हुआ है, वो भी बात करूंगा मैं। सबसे पहले मैं दिखा देता हूं कि क्या मेरा स्कोर। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे चला दूंगा, अभी मैं टैब में देखकर बता रहा हूँ। यहाँ पे रीजनिंग में मेरा 40.25 था, यहाँ पे 38 अटेम्प्ट किया था मैंने। और एक चीज और बताऊं, मेरे टाइम पे कंपोजिट टाइम था, डिस्क्रिप्टिव नहीं था, ठीक है। कंपोजिट टाइम था जैसे आरआरबी में पहले था। मेंस में इसमें क्या होता है कि 2 घंटे मिल रहे थे, उसमें आपको अपने हिसाब से जिसको जितना टाइम देना है सॉल्व करो, बस यही था। तो मैंने कैसे अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी थी, हालांकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहले फटाफट जीए करता था, कंप्यूटर करता था, देन इंग्लिश, फिर मैथ्स और रीजनिंग में ऐसे इधर उधर जाते रहता था कि ये इजी है तो इसको पहले कर लिया, फिर इधर कर लिया, कुछ ज्यादा इजी, ऐसे स्वाइप करते रहता था। तो ऐसे में मेरी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी थी। लेकिन अभी क्या होनी चाहिए उसकी बात करेंगे। तो मार्क्स में बता रहा था, यहाँ पे रीजनिंग में मेरा 40.25 था। इंग्लिश में आई थिंक मैंने 33 अटेम्प्ट किए थे, यहाँ पे एक्यूरेसी काफी कॉम्प्रोमाइज हुई थी, इंग्लिश काफी इजी आया था। यहाँ पे 25.75 मेरा मार्क्स आया है। और क्वांट की बात करें तो क्वांट में भी 38 ही अटेम्प्ट किए थे, यहाँ पे 36.5 आई थिंक नॉर्मलाइजेशन हुआ, क्योंकि एक गलत होता है 50 क्वेश्चन से, हाँ ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन से हुआ है। और जैसे मेरा रीजनिंग में क्या हुआ देखो आप, 40.25 38 मार्क्स मैंने अटेम्प्ट किया था, 38 अटेम्प्ट किए थे, और मार्क्स बढ़े, मतलब यहाँ पे मेरे बड़े हैं और क्वांट में कम हुए, ठीक है। जीए में एग्जैक्ट मेरे को जीए का याद नहीं है अटेम्प्ट, बाकी मेरा जो स्कोर बना है 17.5 बना है। जीए भी काफी ईजी था। उसके बाद कंप्यूटर 13.5 आउट ऑफ 20, और यहाँ पे मार्क्स भी इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। पर्टिकुलर कितने मार्क्स का एग्जाम में आएगा, मतलब जैसे यहाँ पे कंप्यूटर 20 का है, तो अब नए उसमें 40 का हो गया है, सबको पता होगा। इंग्लिश 40 की थी तो वो 60 की हो गई है, जीए 40 का था वो 50 का हो गया है, ठीक है। टोटल मार्क्स जो बना था मेरा 133.5 बना था। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैंने स्कोर कार्ड दिखा दिया है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, जैसे नोटिफिकेशन आया है तो हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहला डाउट यही था सभी को कॉमन, ठीक है। तो अप्लाई किसको करना चाहिए, जिसने 4-5 प्रीलिम्स पास्ट में कभी क्वालिफाई किए हैं, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली इसके लिए जा सकता है, क्योंकि उसमें उसका इतना लेवल है कि वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है अगर अच्छी मेहनत करेगा तो, ठीक है। अब मैंने बता दिया, हालांकि फ्रेशर भी भर सकते हैं, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस के लिए भरना चाहते हैं तो बिल्कुल भरे। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फालतू पैसा वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। क्लियर बोलना चाहूंगा, यही सही है। उसके बाद कौन सी फील्ड से करें, सबसे कॉमन डाउट ये भी आ रहा था, स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि दोनों में एलिजिबल हैं। तो सबसे पहला ये है कि दोनों में 100 वैकेंसीज हैं, और मैं ये बोलूंगा कि अगर आप स्पेशलिस्ट कैटेगरी से एलिजिबल हैं तो आप उसी से भरें, क्योंकि उसमें कंपटीशन काफी कम रहने वाला है। जर्नलिस्ट में हर बच्चा उसके लिए फाइट कर रहा है, मतलब जैसे बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहा है, हर बच्चा उसमें जाएगा। लेकिन स्पेशलिस्ट कैटेगरी में लिमिटेड बच्चे जाते हैं, क्योंकि एलिजिबल ही नहीं हो पाते हैं। आप हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप स्पेशलिस्ट से जाओ, उसमें नो डाउट, ठीक है। आपको उसी से जाना। सेकेंड बात करूं सिलेबस, हाँ ये काफी कॉमन था, स्पेशलिस्ट का सिलेबस और कंटेंट कहाँ मिलेगा ये वो। देखो मैंने जर्नलिस्ट से पास किया है, मेरे को उसका आइडिया नहीं है, जितना आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले उसका सिलेबस कहीं से निकालो, टॉपिक वाइज, अगर कहीं यूट्यूब पे मिल रहे हैं कोई जिसने क्वालिफाई किया, अगर नहीं मिल रहे, जनरली बच्चे बोल रहे थे कि नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करो कि सिलेबस को लिख लो, टॉपिक वाइज सर्च करो, यूट्यूब पे गूगल पे जैसा कर रहे हो सर्च करो, वहां से उस चीज के नोट्स बनाओ, या जैसे आपको स्क्रीनशॉट से पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट से पढ़ो, पीडीएफ निकालना, प्रिंट आउट निकालना, जैसे पढ़ना है पढ़ना। एक चीज याद रखना, कंटेंट किसी के पास भी नहीं है। अगर आपको
नहीं मिल रहा है मतलब किसी के पास भी नहीं है। तो कंपटीशन आप उन्हीं लोगों में है जिनके पास कंटेंट नहीं है। गिने चुने 2-4 लोग होंगे जिन्होंने कभी कॉलेज में पढ़ा था, उनको याद होगा। तो ऐसे बच्चे ऑलरेडी फोड़ रहे होंगे, तो वो ये इस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करेंगे। तो आपके पास लिमिटेड कंटेंट है तो आप उसी में ट्राई करो। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तो आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको तो अच्छे से आते ही होंगे, उसमें नो डाउट है। और अब सेकंड चीज है, स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट दोनों में अप्लाई कर सकते हैं क्या। और एक और डाउट आ रहा था कि भैया डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाइंग है या फिर उसके मार्क्स जुड़ेंगे। सीरियसली मतलब मेरे को लिटरली समझ नहीं आता कि ये दोनों चीजें नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। अगर आप बिना नोटिफिकेशन पढ़े जस्ट कहीं भी पूछे जा रहे हो या फिर मेरे पास आ जा रहे हो कि भैया बताइए आप, मतलब आपको नोटिफिकेशन भी पढ़ना नहीं आ रहा, आप खुद रियलाइज करो कि आपकी कंडीशन क्या है। आप एटलीस्ट नोटिफिकेशन तो पढ़ो क्लियरली, उसमें आधी चीजों का सोल्यूशन होता है। आपकी जो मन में डाउट्स आते हैं ना, आधी चीजें वहीं क्लियर होती हैं। आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, नोटिफिकेशन आता है पूरा नहीं पढ़ते, कुछ समझ नहीं आते। तो कोई कोई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया कंप्यूटर बढ़ा दिया है क्या एग्जाम में। अरे नोटिफिकेशन नहीं देखा है क्या यार आपने। नोटिफिकेशन में जो लिखा है वही होगा, वो फाइनल है। मतलब ऐसा नहीं है कि पुराना अगर चेंज हुआ है तो वो अप्लाई होगा इस बार। काफी टाइम है। आपकी इंग्लिश इतनी भी क्या, या तो आप लेजी हो या फिर आपको इंग्लिश नहीं आती। दोनों चीजें बैंकिंग में अलाउड नहीं है। लेजी तो होना ही नहीं है आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो, उसके बाद हो जाना, ठीक है। दूसरा, आपकी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि क्वालिफाई कैसे करोगे एग्जाम। अब जैसे UIIC का ही ले लो, इंग्लिश में आप सेक्शनल कैसे निकालोगे। आपको इंग्लिश रीडिंग अच्छी नहीं है, पूरा बैंकिंग रीडिंग पे है। तो इस पर थोड़ा काम करो, है ना। या तो लेजीनेस खत्म करो या फिर आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो उसको थोड़ा इंप्रूव करो। दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने दे दिए। और अगर, हाँ सॉरी, मैं बता देता हूं क्या है। आप सिर्फ एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, जर्नलिस्ट होगा या स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव सिर्फ क्वालिफाइंग है, हो गया। और एक और डाउट आ रहा था, हाँ ये जेन्युइन डाउट था कि भैया डिस्क्रिप्टिव में जैसे ऐसे और लेटर का अलग अलग कटअप जाएगा क्या। इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, मैंने नोटिफिकेशन 2-3 बार चेक किया, उसमें नहीं लिखा था ऐसा कुछ। तो मे भी दोनों केस हो सकते हैं कि अलग अलग जाए या फिर मिक्स कर दें, ठीक है। ये जेन्युइन डाउट था। उसके बाद था अब प्रिपरेशन, जर्नलिस्ट एग्जाम लेवल हो गया। ओके, अब स्ट्रैटेजीज की बात कर लेते हैं। काफी स्ट्रैटेजी भैया, स्ट्रैटेजी ये एग्जाम आया भैया, स्ट्रैटेजी कैसे करना है भैया। स्ट्रैटेजी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है बैंकिंग एग्जाम में, बस एक नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं कि स्टार्टिंग में आपको कैसे स्टार्ट करना है प्रिपरेशन। इसके मैंने बस स्टार्टिंग में वीडियोस बनाए थे कि भैया ऐसे ऐसे क्वांट करना है, ऐसे रीजनिंग करना है, जब एक फ्रेशर बच्चा स्टार्ट करता है। उसके बाद किसी एग्जाम का कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है कि RRB PO मेंस आया इसकी स्ट्रैटेजी बनाओ कि 15 दिन में कैसे क्रैक करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं आज भी मैंने इसलिए अभी बोला था ना, मैं रीजन बताऊंगा क्यों स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि ये फालतू वीडियोज हैं। मतलब कह सकते हो कुछ कुछ लोगों को, फ्रेशर्स बच्चों को फायदा हो जाता है, लेकिन आप इसकी जगह आप अपनी प्रैक्टिस पे, अपनी मॉक टेस्ट पे, इन पे फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो। अभी कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए वीडियो देख रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, UIC सिलेक्टेड हूँ, तो मैं कोई जड़ी बूटी यहाँ पे वीडियो में बताने वाला हूँ जिससे इनका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा स्ट्रेटेजी के नाम पे। लग रहा है ना आपको। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस जनरल बता दूंगा आपको कहां से कैसे क्या पढ़ना है। ये फ्रेशर बच्चों के लिए ठीक रहेगा, लेकिन जो ऑलरेडी 3-4 प्रीलिम्स जिनको मैं बता रहा हूँ ना, एलिजिबल हैं कि 4-5 प्रीलिम्स क्वालिफाई की, उनको सब पता होगा। ये एक दो चीजें हैं जैसे कंप्यूटर और GA के सोर्सेस, हालांकि वो है कि वो कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश में क्या करना है ये वही करना है जो बैंकिंग में कर रहे हैं। और हाँ, इसमें अलग से आपको कुछ नहीं करना है कि अब UIC के लिए पढ़ने लगे। आप जो अभी तक बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपको सेम चीज वही करनी है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है, वही वही करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। अब मैं बता देता हूं स्टार्टिंग से उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर है, जिनको अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है। कंप्यूटर एक PDF आती है, ऑल इन वन PDF। मैं एक ग्रुप में शेयर करता हूं, मेरा एक PDF वाला ग्रुप भी है, उसमें भी डाली हुई है। मैं फिर से उसको एक बार और डाल दूंगा, उसमें अपलोड कर दूंगा। तो ऑल इन वन PDF है अरोरा एजुकेटर की, आप उसको कंप्लीट कर लो। आप मतलब उसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, आप 30 मार्क्स आराम से क्रैक कर सकते हो उसमें, 40 में से, ठीक है। क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से आपके 10 से 12 क्वेश्चन काफी इजी रहते हैं। मतलब नॉर्मली आपने थोड़ा सा कहीं से पढ़ा, जैसे RRB के टाइम आपने कहीं से पढ़ा है, तो आप उसी को रिवाइज कर लोगे ना, तो 10-12 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। उसके बाद जो 5-6 क्वेश्चन रहते हैं थोड़े से टफ साइड रहते हैं, तो थोड़ा सा अगर आपने वो इन डेप्थ पढ़ा है तो आप उनको भी बना लोगे। तो आप वो PDF पढ़ लीजिए। और जिनको PDF पढ़ने से दिक्कत है तो अरोरा एजुकेटर यूट्यूब चैनल है, RRB के टाइम उन्होंने 80 कुछ लेक्चर्स लिए थे, तो आप वो देखिए। फिर बाकी ऐसा है कि वो PDF आप लेक्चर देख लीजिए, नोट्स मत बनाना, वो PDF पढ़ लेना उसके बाद सेम, क्योंकि वही कंटेंट उसमें भी है, आपका रिवीजन के लिए वो PDF हो जाएगी। दोनों चीज कर सकते हो आप। कंप्यूटर का इससे बेस्ट सोर्स कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, फ्री सोर्स है। और ये हो गया। हाँ, RRB काफी लोग पूछ रहे हैं RRB, हाँ RRB का लेवल ही आएगा कंप्यूटर का, सेम समझ लीजिए। थोड़े 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए 70-80% वही लेवल रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं GA की। GA सबसे पहला डाउट, GA में कितने मंथ का आएगा, कितने मंथ करने हैं। देखो, सबसे मैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बताता हूं, मैं क्या मानता हूं। मैंने काफी मेंस दिए हैं,
तो उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि मैं लास्ट के 2 मंथ को सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ठीक है। लास्ट के 2 मंथ आपको अच्छे से रिवाइज करके करने हैं। उसके बाद फिर आपको सेकंड स्लॉट में जाना है, जो फिर 2 मंथ है। जैसे तीसरा और जो चौथा मंथ है उसको फिर अच्छे से करना है। मतलब आपके पहला दूसरा मंथ 3-4 बार रिवाइज हुए हैं, तो आपका जो तीसरा चौथा मंथ है, मतलब पहला दूसरा 4 बार, तीसरा चौथा 3 बार रिवीजन। ये चीजें आपकी 4 मंथ बहुत अच्छे से हो गया है, बिल्कुल अच्छा, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है, और भी कंटेंट पढ़ सकते हैं ऐसा मन में लग रहा है, तो 5वें 6वें पे जाना है। लेकिन आपको लग रहा है कि जी ये मेरे लिए बोरिंग है, याद नहीं हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं ये 4 मंथ भी कहाँ जा रहा है, दिमाग में आ नहीं रहा है, तो 4 मंथ से ऊपर मत जाओ, ठीक है। समझ गए ये स्ट्रैटेजी। पहले 2 मंथ अच्छे से पढ़ना, रट लेना, घोल लेना, फिर तीसरा मंथ, मतलब इंपॉर्टेंस ऐसी रहेगी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यही यही ऑर्डर रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाँ सोर्सेज क्या रहेंगे। सोर्सेज देखो, मैं वही चीज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहां से आप कर रहे थे वहीं से करना है। बैंकिंग के लिए ऑलरेडी आप एस्पायरेंट हो तो ठीक है। अगर आप कोई नए बंदे हो, जैसे मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया था कि वो यूपीएससी एस्पायरेंट है, उसको अभी इस एग्जाम को क्रैक करना है क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, उसको अभी जॉब चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा उनके लिए, इस टाइप के लोगों के लिए मैं सोर्सेज बताऊंगा कि आप एक कोई पीडीएफ सोर्स फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ सोर्स जैसे अफेस क्लाउड हो गया, पीएम के पीडीएफ भी आते हैं, जैसे स्मार्ट कीड़ा के मॉक ड्रिल्स आते हैं, आप उनके पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा स्टडी आईक्यू के पीडीएफ आते हैं। अगर टीचर चाहिए आपको, तो टीचर अभिजीत सर या कपिल सर, किसी से आपको जो इंटरेस्ट आए, जिसमें आपका मन लग रहा है, आप उससे पढ़ें, और साथ में एक क्विज ऐड कर लें। मतलब जो 400-500 क्विज महीने के देता हो, क्वेश्चंस देते हो, आप ऐसा कोई भी ऐड कर सकते हैं। ऑफिस क्लाउड देते हैं, पीएम देते हैं। उसके बाद जैसे ओली बोर्ड वाला भी शायद दे रहा है क्विज, में कोई एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, देख लेना आप, ठीक है। आप क्विज ऐड कर दीजिए उसमें। उसके बाद काफी लोग बोल रहे थे कि भैया 80% मार्क्स स्कोर किया जा सकता है क्या। मैं कहूंगा भाई कुछ नहीं कह सकते आप, ठीक है। 80% कैसे कह दोगे। इस बार आरआरबी मतलब आईपीएस में देख नहीं रहे थे क्या कैसा जीए आ रहा था। अगर ऐसा जीए आ गया तो कैसे स्कोर करोगे। स्कोर कुछ नहीं कर सकते, आपको बस पढ़ना है, आपको वहां जो बन रहा है वो लगा के आना है। पहले से सोचकर मत जाओ कि मेरे 15 बनेंगे कि मेरे 40 बनेंगे। कोई फिक्स नहीं कह सकता। जीए का लेवल वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं, कैसा एग्जाम में मतलब आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो क्या करोगे आप। मतलब टफ आ गया तो क्या 40 कैसे लगाओगे। वो तो सबके लिए है ना, इतना सोचना है ही नहीं उस बात पे, ठीक है। ये चीज हो गई। अब बात कर दो इंग्लिश की। इंग्लिश की भी यही है कि आप जो कर रहे थे वही करो। इंग्लिश रीडिंग कर रहे थे, कहीं से प्रैक्टिस कर रहे थे, मॉक लगा रहे थे, किसी टीचर को फॉलो कर रहे थे, तो वो करते रहो, ठीक है। और मैं क्या करता था, मैं जनरली सब कुछ करके देख चुका था। मैं एक अबव एवरेज पर्सन हूँ इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं जनरली मॉक जब सोल्व करता, प्रीलिम्स के जैसे मैंने मॉक लगाया, तो मैं उसको एनालाइज करता था अच्छे से। आरसी आया तो आरसी एक बार सॉल्व कर लिया, टाइम खत्म हो गया। फिर जब एनालाइज कर रहा हूँ तो आरसी को पूरा अच्छे से रीड कर रहा हूँ। रीडिंग उसी में करता था। आरसी आ गया, उसका पेज नंबर आ गया, क्लोज टेस्ट आ गया, उनकी रीडिंग अच्छे से कर रहा हूँ प्रॉपर। उसके बाद जो सॉल्यूशन रहता है उसमें अच्छे से रीडिंग कर रहा हूँ। तो मैं रीडिंग मॉक में ही कर लेता था। तो मेरी ये हैबिट थी इंग्लिश को करने की, ठीक है। आप जो कर रहे हो करते रहो। अगर नहीं कर रहे थे अभी तक तो आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूं मेरा वाला कि अगर आप नहीं कर रहे हो कुछ तो आप ये चीज करो, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का टेंशन मत लो, ठीक है। मैंने जैसे अभी बोला कि 4 से 5 अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो आपको एग्जाम फॉर्म भरना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर उस लेवल का बंदा है कि जो उसमें इतने मार्क्स ला सकता है कि यूआईसी का क्या बोलते हैं रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, तो वो आईपीएस पीओ का प्री भी क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है। तो उसका मेंस होगा 30 नवंबर को। तो मतलब 30 नवंबर जब रहेगा तो उसके लिए भी उसको डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब अगर आप ऑलरेडी उस फेज में हो तो आप मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो डिस्क्रिप्टिव की। आपको क्या करना है, बस जो आईपीएस पीओ मेंस होगा ना उसके बाद 15 दिन अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है डिस्क्रिप्टिव वाली। इससे क्या होगा कि आपने यहाँ भी अच्छे से प्रिपरेशन की, उसके लिए आपने सब चीजें की, जो भी आपने प्रैक्टिस की, रिटर्न की, टाइपिंग की, वो बनी रहेगी। और थोड़ा थोड़ा करते रहना ताकि आपका यूआईसी में सिर्फ क्वालिफाइंग है तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है कि यार मेरे को मार्क्स लाने हैं, इतने लाने। आईपीएस में है तो आप उसको बस थोड़ा सा बोलते हैं आधे घंटे भी डेली लेके चलोगे ना आईपीएस की मेंस के बाद, तो वो हो जाएगा उसमें। उसकी टेंशन मत लेना। बस यही है कि करना तो पड़ेगा। उसके बाद अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। देखो अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कंपोजिट टाइम तो है नहीं कि मैं अलग से आपको बताऊं। बाकी मैं जनरली उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको नहीं पता कि कैसे क्या अटेम्प्ट करते हैं। 80 मतलब 70-60% बच्चों को तो पता है। जैसे आप कंपोजिट टाइम नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग है, तो क्या करना है सबसे पहले, जैसे क्वांट सेक्शन बोला, क्वांट में मैं सबसे पहले स्पीड मैच करता था, जैसे क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। उसके बाद मैं आता था डीआई पे। डीआई कर रहा हूँ, कहीं के कोई लेंदी क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन हो गए ना, उनको स्किप कर देता था। देन फिर अर्थमेटिक पे जाता था। ये प्रोसीजर है सेम। रीजनिंग में मैं पहले फर्स्ट पजल कभी नहीं उठा था क्योंकि टाइम तो है। जैसे आपने पहली पजल उठाई, 5 मिनट चला गया, आपका पजल नहीं बना, तो आपका मेंटल प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा क्योंकि आपके पास 5 मिनट सीधे चलेगा आपकी 0 अटेम्प्ट पे, ठीक है। लेकिन वहीं 10 नंबर का मिसलेनियस बना लिया, उसके बाद पजल पर रिस्क ले रहे हैं। इसमें क्या होगा, पजल नहीं भी बनाना तो आपके माइंड में एक ये रहेगा कि यार 10 मेरे बने हुए हैं अभी। हो सकता मान रहा हूं कि यार जैसे 5 मिनट में आपने 10 बना लिए थे, 5 मिनट बेस्ट चलेगा, 10 मिनट में 10 तो हैं। ये आपके अंदर थॉट आएगा, तो ये कॉन्फिडेंस बना रहेगा। इसलिए बोल रहा हूं कभी पहले पजल नहीं उठाना, पहले अपने मार्क्स बना लो, फिर उसके बाद पजल पे जाओ। तो पजल बीच में बना सकते हो। लास्ट में 3-4 नंबर का कुछ रखना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि 3 मिनट बचे हैं, पजल बन नहीं रही, बड़ी सी दिख रही है, तो आप वो 1, 2, 3, 4 मार्क्स की जो भी आपने बचा के रखे ना सिंगल मार्क्स वाले, वो आप लास्ट में बना सको, ठीक है।
और हाँ, ये काफी क्वेश्चन था लेवल का। लेवल में अभी तक नहीं बताया हूँ, ये सारी चीज सब्जेक्ट्स तो हो गए हैं। लेवल आईपीएस पीओ प्री जो आया है इस बार भी थोड़ा सा टफ कर रहे हैं शायद कुछ कुछ शिफ्ट में। तो इससे ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर कहीं नहीं जाएगा आईपीएस पीओ प्री से। ठीक है, इंग्लिश का लेवल सेम आएगा। रीजनिंग का लेवल, रीजनिंग में वो बोल रहा हूँ थोड़ा सा शिफ्ट वाइज वेरी कर सकता है कि जैसे किसी शिफ्ट में दो पजल या तीन पजल थोड़ी सी लेंदी आ जाए जिनमें एक दो मिनट ज्यादा लग रहा हो, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, ज्यादा नहीं, मेंस पे नहीं जाएगा, सिर्फ प्री में थोड़ा सा हाई लेवल इतना रहेगा। क्वांट में भी सेम कह रहा हूं, प्री का जो हाई लेवल होता है ना, बस इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको इसी लेवल की प्रैक्टिस करनी है। और सब काफी टाइम मेरे को बार बार पूछते हैं मॉक टेस्ट कौन से लगाने, मॉक टेस्ट कौन से लगाने। मॉक टेस्ट भाई कोई भी लगाओ। मैंने है ना 4-5 मॉक टेस्ट सीरीज रखता था अपने टाइम पे। मैंने ये रियलाइज करा है कि 2 मॉक टेस्ट कोई भी उठा लो, वो आपस में बैलेंस बना देंगे। कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास 3 होने चाहिए कि 4 होने चाहिए। आपके पास है तो अच्छी बात है, सबके लगाओ, नहीं है तो सिर्फ 2 कोई से भी। कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि यार ओली बोर्ड का अच्छा है कि स्मार्ट किडा का अच्छा है कि प्रैक्टिस मॉक का अच्छा है, कोई नहीं। आपके पास 2 कोई भी, उनसे प्रैक्टिस करो। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपका मेन फोकस उसी पर होना चाहिए। फालतू चीजों पर ध्यान मत दो कि यार ये लेवल मैच नहीं कर। आपकी प्रैक्टिस हो रही है ना, मेन तो प्रैक्टिस है। ठीक है, बस ये मैंने बता दिया कि आपको किस लेवल तक लगाना है। आईपीएस पीओ प्री जो रहता है उसका मैक्सिमम लेवल जितना हो सकता है, इस लेवल, इससे ऊपर नहीं जाना, इस लेवल की प्रैक्टिस करनी। और हाँ, मॉक लगाओ, जरूरी नहीं यूआईसी के ही लगा रहे, क्योंकि लिमिटेड शायद मॉक्स रहेंगे। अभी 1.5 महीना एग्जाम में, 2 महीने है, 55 डेज आई थिंक। ठीक है, तो अब इतने मॉक्स अगर डेली डेली लगाओगे तो आपके खत्म हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि यूआईसी के मॉक ही लगाने हैं, आप आईपीएस पीओ प्री के लगाओ, एसबीआई पीओ प्री के लगाओ, आपकी प्रैक्टिस वहां से भी हो रही है। मैं बोल रहा हूं ना, पर्टिकुलर कभी भी माइंड में ये मत लगाओ कि यार मैं पर्टिकुलर ये एग्जाम के लिए ही प्रिपरेशन कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता कि आप यूआईसी के लिए कर रहे हो, कि आईपीएस के लिए कर रहे हो, एसबीआई के लिए। आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमेशा अपने माइंड में ये क्लियर रखो। आप कोई चीज सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा नहीं है ये सोच रहे हो यार ये वो एग्जाम में तो नहीं आएगा, अरे कहीं ना कहीं तो आएगा ना। तो प्रैक्टिस करो, आपके तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, आपका लेवल बढ़ रहा है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना अगली बार। देखो वर्क प्रोफाइल ऐसा है, बहुत ज्यादा रिलैक्स है, कंफर्टेबल है। इससे बढ़िया जॉब नहीं है इस पैकेज में, आपको इससे ज्यादा कंफर्टेबल जॉब नहीं मिलेगा। मैं खुद देख रहा हूँ, अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, प्राइवेट देख लिया मैंने, गवर्नमेंट भी देख लिए। मतलब जो क्या बोलते हैं, वर्क प्रेशर, जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, जो आप अपने साथ भी, जैसे जॉब के साथ भी आप कुछ कर सकते हो, तो वो यही जॉब है। मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल इस पैकेज में आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा। मैंने बहुत रियलाइज करके देख लिया। हमारे जीएम सर ने बोला था कि सिविल सर्वेंट ही एक ऐसी जॉब है जो इससे बेटर है, बाकी इससे बेटर कोई जॉब नहीं है। तो वो सच है, ये मैंने रियलाइज किया पर्सनली। ठीक है, उसके बाद वर्क प्रोफाइल हो गया। हाँ यार, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है यार, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। भैया पिछली बार 250 वैकेंसी थी, इस बार 100 वैकेंसी है, क्या कट ऑफ गिरेगा, बढ़ेगा? मार्क्स भी बढ़ा दिए, पिछली बार 200 मार्क्स का था, इस बार 250 का है, क्या होगा? आप एक टारगेट बता दीजिए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट लेके चलूँ कि मेरे को इतने मार्क्स तो लाने ही है। क्या बोलना है बताओ? मतलब आपको पहले से ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ प्रिडिक्ट किया जा सकता है? कौन बोलता है ऐसा? कट ऑफ कभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं। कौन सा एग्जाम है जिसका सेम कट ऑफ सेम हर साल रिपीट हो रहा है? कौन सा एग्जाम है? और जिसमें तो इतने हजार वैकेंसी में तो चलो फिर भी थोड़ा क्लोज आ जाते हैं, लेकिन 250 वैकेंसी में आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? आपको अभी तक ये नहीं पता कि एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, कितने बच्चे उसमें अपेयर होने वाले हैं, एक एवरेज बच्चा कितना अटेम्प्ट करेगा, एक टॉपर बच्चा कितना अटेम्प्ट करेगा, जीए का लेवल क्या रहेगा, रीजनिंग का लेवल क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा। आप कैसे कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हो? अगर मैंने मान लो बोल दिया 250 में से 200 जाएगा, तो क्या 200, मान लो आप मूक लगा रहे हो, आपके 200 मार्क्स नहीं आ रहे तो आपके फॉर्म नहीं भरोगे? ऐसा नहीं होता। ठीक है, कट ऑफ पहले से डिसाइड मत करो, अपना डेडिकेशन रखो, प्रैक्टिस करो हार्डवर्क से, जितना हो सके टाइमिंग दो। ठीक है, और ये सब चीजों के बारे में मत सोचो। कट ऑफ जो होगा होगा, अपना बेस्ट देकर आओ। मेरा बेस्ट था, मैंने दिया, मैं यहां बैठा हूं, आज आपको गाइड कर रहा हूं। आप भी अपना बेस्ट दोगे तो आप कल किसी और को गाइड करोगे। आप इसी चीज पे फोकस रखो। ठीक है, और एक लास्ट डाउट बचा है, काफी कॉमन है, बार बार पूछते हैं बच्चे कि भैया पोस्टिंग का क्या है, पोस्टिंग कहाँ मिलती है? जैसे कोई कोई बच्चे पूछते हैं कि भैया हम पर्टिकुलर रीजन से, जैसे चंडीगढ़ से हैं, तो यहाँ पे यूआईसी कुछ ऑफिस है क्या, यहाँ चांसेस क्या है पोस्टिंग मिलने के? तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इसमें पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है, इंडिया में कोई फिक्स नहीं है। आपकी प्रेफरेंस भी नहीं जाएगी। जैसे मैंने तीनों स्टेट मेरी प्रेफरेंस डाली थी, मुझे नहीं मिली। मैंने और भी बच्चों से बात की ट्रेनिंग में, जैसे हम काफी लोग मिले थे, 130 बच्चे आए हुए थे, तो वहां पर मुझे अंडर 50 रैंक वाले बच्चे भी मिले जिनको भी उनकी तीनों प्रेफरेंस नहीं मिली, उनको चौथा स्टेट कोई नया ही दे दिया है। सेम चीज काफी लोगों के साथ हुई है, काफी बच्चे 2200 किलोमीटर दूर तक भी गए हैं अपने घर से, और कुछ ऐसे भी हैं जो 20-25 किलोमीटर दूर रहे हैं अपने घर से। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आपका लक अच्छा रहा, आपकी किस्मत अच्छी रही, तो मे भी आपको होम टाउन के बहुत करीब मिल जाए, या फिर बहुत ज्यादा दूर भी मिल सकती है। पहले से कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक, और थैंक यू सो मच गाइज, ये सारे डाउट्स ले लिए आई थिंक मैंने। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, क्योंकि डाउट तो काफी आए थे, मैं आई थिंक, मैं जानता हूं मैंने सारे कवर नहीं किए क्योंकि बहुत ज्यादा थे और इन डेप्थ थे, तो मैं सोच रहा था कि उसको एक लाइव में कवर कर दूंगा। मैं 1-2 दिन में कभी लाइव लेता हूं, फिर मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप लाइव में आ जाइएगा। जो जो भी आपको पर्सनल डाउट, जो भी डाउट हो यूआईसी की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।